हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर हमारा डेली इवनिंग के टाइम पे हमारा अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड हमारा यहाँ पर मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके रिलेटेड हम डेली यहाँ पर अपना मॉक टेस्ट देते हैं। कल जो था, कल आपको पता ही है वेदर की कंडीशन थोड़ी बहुत हार्श ही थी, तो जो है लाइट का पूरा सिस्टम नहीं था हमारे यहाँ से, तो इसलिए जो है कल का वीडियो नहीं मिल पाया आपको। ठीक है, तो आज मैंने कोशिश की कि उसको कंपनसेट किया जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम 30 की जगह 35 क्वेश्चन करेंगे और आई होप कि आपको ठीक लगेगा आज का लेवल। और अब जो है आपने पेस अप पकड़ ली है क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए आज का हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना हमारा, यहाँ पर अभी करंटली जो है 9 चल रहा है, जो मॉक टेस्ट नंबर 10 होगा वो बहुत अच्छी लेवल का होगा, इसलिए वो आप ज़रूर देना। जो कल वाला हमारा टेस्ट होगा 10 का, उसमें अच्छी खासी लेवल मैंने रखी है, तो आप कोशिश करना उस टेस्ट को देने की। ठीक है, तो आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन एट ए रोलर सपोर्ट ऑफ द बीम विल बी। यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर रोलर सपोर्ट है आपके पास, ठीक है, कैसे बनाएंगे ऐसे रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है अब यहाँ पर आपको रिएक्शन कैसे मिलेगी। रोलर पे है तो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर आएगी नहीं रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ है मूवमेंट। तो रिएक्शन हमें कैसे मिलेगी, वर्टिकल वाली। ठीक है, तो नॉर्मल। नेक्स्ट चलते हैं। द ग्रेजुएशन मार्क्ड इन सर्वेयर कंपास वेरी फ्रॉम। सर्वेयर कंपास की बात हो रही है और पूछा गया है कि यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, तो क्या होता है सर्वेयर कंपास में 0 डिग्री से 90 डिग्री में। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है लैंग्वेज चेंज करने के पूछता है कभी कभी, तो यहाँ पर क्या होता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम होता है इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इलास्टिक लिमिट मीन्स, इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब होता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच if the material is stressed and then release strain disappears completely। देख लिया आप कौन सा ऑप्शन आएगा। इलास्टिक की बात हो रही है, तो इलास्टिक में क्या होता है, जैसे ही आप लोड को हटा लेंगे तो मटेरियल वापस आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट इज करेक्शन ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन रेस्पेक्टिवली फॉर द डिस्टेंस ऑफ 2400 मीटर्स। ओके, नाइस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जेई लेवल का। करेंगे आप तब तक थोड़ा सा कैलकुलेशन है थोड़ी सी। इसमें कैलकुलेशन क्या है कि देखो, मैं आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूला तो पता होगा सबको। ठीक है, फॉर्मूला पता होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें कर्वेचर वाले की, ठीक है, कर्वेचर वाले की बात करें तो ये क्या होता है हमारे पास 0.0785 डी स्क्वायर। ठीक है, ये तो सबको पता होता। अब यहाँ पर मसला क्या हो जाता, 0.0785 यहाँ पर लिख लेते और डी। अब ये डी जो है ये 2400 मीटर्स में है, तो अब ये डी हमें बता दीजिए कि क्या आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कोई कोई जो है इसको 2400 में लिख लेता, लेकिन जो होता है डी होता है किलोमीटर्स में, तो 2.4 का स्क्वायर करना है आपने। ठीक है, तो ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये आता है हमारे पास, चलो जो भी आए मुझे याद नहीं है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने करना है रिफ्रैक्शन वाली करेक्शन। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 0.0, ओके ठीक है, 1, इसमें भी डी स्क्वायर यहाँ पर आप लगा सकते हैं, लेकिन हमें रिफ्रैक्शन का पता होता है कि 1/7 ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपने यहाँ से कर्वेचर निकाल लिया तो इसको निकालने की ज़रूरत है नहीं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे पास आता है 2.5 इंटू 2.5 ऑलमोस्ट कितना, अगर हम 25 को स्क्वायर करते तो वो आता है 625। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग, तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास कुछ 6 इंटू 0.0785। ठीक है, ये आप कर ले तो ये आता है हमारे पास 0.45। ठीक है, 0.45 एंड 0.064 विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। मैक्सिमम एनर्जी दैट a given component can absorb without undergoing any permanent deformation up to elastic limit is known as। मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है जो हमें कहाँ पर मिलता है, अप टू इलास्टिक लिमिट। तो मैक्सिमम एनर्जी की बात हो रही है तो प्रूफ रेजिलियंस, कंफ्यूज नहीं होना है रेजिलियंस और प्रूफ। नेक्स्ट इज इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंटेशन इज, इंजीनियर स्केल की बात हो रही है। क्या होता है, 1 फीट 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आई होप कि निकाल दिया होगा।
आरएफ में क्या होता है, आरएफ में जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में रेशो जो होगा सेम रहेगा, ठीक है। रेशो मतलब कि यूनिट सेम रहेंगे। A simply supported laterally loaded beam was found to deflect more than a specified value. Which of the following measures will reduce the deflection? ठीक है, इनमें से हमें बता दीजिए कि डिफ्लेक्शन वैल्यू की वैल्यू को आप कैसे कम करेंगे, ठीक है, रिड्यूस की बात हो रही है। तो बता दें आप, तब तक सोच ले आप। अगर हम बात करें ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है हमारे पास, और क्या लगा है, लेटरली लोडेड बीम वाज फाउंड टू डिफ्लेक्ट मोर देन ए स्पेसिफाइड वैल्यू। ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम डिफ्लेक्शन देखें ना, डिफ्लेक्शन की बात हो रही है, इसमें कितनी डिफ्लेक्शन होती है हमारे पास, WL3/48 EI, यही होता है। अब इस डिफ्लेक्शन को आपने कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, एल पे तो डिपेंड करेगा, लेकिन एल का कहीं पर यहाँ पर इंक्रीज स्पैन ऑफ बीम, ये आपको लग रहा है, ठीक है, एक लग रहा है आपको, और सिलेक्ट ए डिफरेंट मटेरियल हैविंग लेसर मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी, ये आपको लग रहा है, और थर्ड इंक्रीज द एरिया मूवमेंट ऑफ बीम, ठीक है। अब मुझे बता दें आप कि इसमें आप क्या करेंगे आप इसमें। आई होप कि अभी तक जो है आपको अंदाजा आ जाना चाहिए था, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे आप एरिया मूवमेंट, क्यों, क्योंकि ये आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका ये परफेक्टली कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशन में ये कंट्रोल हो जाएगा। आई होप इसमें आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इसलिए इस पर तो डिपेंड करेगा नहीं, ये इन्वर्सली रिलेटेड है, इसके डिफ्लेक्शन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/EI, ठीक है। इसको आप कंट्रोल करें, क्योंकि हमें क्या करना है, इसको कम करना है, तो इनको बढ़ा देंगे। नेक्स्ट इज द शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इन अ बीम इज गिवन बाय। शेयर फोर्स की बात हो रही है एक सेक्शन पे, वो क्या होता है हमारे पास, शेयर फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स एट दैट सेक्शन नहीं, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ट्रांसफर, फाइन, ये तो आसान सा है। नेक्स्ट इज इक्वेशन, एक्सप्रेशन फॉर बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन, ये भी पता है हमको, M/I = F/Y = E/R, लेकिन कहीं कहीं बार क्या होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं जब वो पहली बार पढ़ते हैं तो उनको दिक्कत होती है ये इक्वेशन याद रखने में कि क्या ऑर्डर था इसका। इसलिए जो है हमेशा मैं क्या कहता हूँ, इन इक्वेशंस को, डाटा को किसी न किसी आप कंपैरिजन करके रखिए याद, या कोई ट्रिक बना के रखिए याद, ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रहे, ठीक है। तो इसको कैसे याद अगर रखना होगा किसी को, तो मैं बता देता हूँ, M/I = F/Y = E/R। तो इसको हम रखते हैं याद क्या, मे आई फाउंड योर ईयर रिंग्स, ठीक है। ये जो है कोई पर्सन एक लड़की को बोल रहा है कि मे आई फाइंड योर ईयर रिंग्स, M फॉर M, उसके बाद I, उसके बाद F, उसके बाद Y, उसके बाद E और उसके बाद R, ठीक है। ये तो छोटी सी ट्रिक है याद रखने की, जो फ्रेशर्स होते हैं उनको दिक्कत होती है, जो पढ़ के होते हैं उनको नहीं प्रॉब्लम है इसमें। नेक्स्ट इज श्रंक लेवल। श्रंक लेवल की बात हो रही है कि श्रंक लेवल होता क्या है हमारे पास। इस पे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार आपके पेपर में या तो श्रंक से ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, श्रंक फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, या तो इस पे न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर सेंटर इज द पॉइंट इन और आउटसाइड ए सेक्शन। शेयर सेंटर वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है, वायर द शेयर फोर्स अप्लाइड, अगर आपने वहां पर शेयर फोर्स अप्लाई किया तो वहां पर क्या होगा, ओनली ट्विस्टिंग नहीं, ओनली बैंडिंग, ट्विस्टिंग बैंडिंग नहीं, नो ट्विस्टिंग नो बैंडिंग नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए, बैंडिंग, नो ट्विस्टिंग भी कंडीशन आती, लेकिन वो है नहीं यहाँ पर। नेक्स्ट इज इफ D10, D30 एंड D60 रिप्रेजेंट द पार्टिकल साइज, ठीक है। तो हमें बता दीजिए कि क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ये मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ ये क्वेश्चन, एक बता देना आपके, इसमें क्या होता है, ये शेप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास CU, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, साइज को, इतना पता होगा आपको। इसमें से क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, इसी मैं इसको बार बार दिखा रहा हूँ, इस शेप वाले फैक्टर को, राजस्थान का जो लास्ट मंथ हुआ था जेई, उससे पूछा गया था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप या साइज। नेक्स्ट इज फॉर ए ओवरहैंग बीम, एक ओवरहैंग बीम दिया गया है,
और एक्सप्रेशन दी गई है बेंडिंग मोमेंट की। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की एक्सप्रेशन दी गई है, मैं लिख लेता हूँ अगर नहीं दिख रहा है तो, 2.5x माइनस 3x² 2। ठीक है, अब हमें बता दीजिए कि लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा, जहाँ पर शेयर फोर्स 0 होगा। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अगर आपको शेयर फोर्स निकालना है। ठीक है, शेयर फोर्स निकाल लेंगे हम तो क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2.5 और यहाँ से क्या आएगा 6x/2, यही आएगा। ठीक है, अगर हमने निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो ये क्या होना चाहिए 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2.5 इज इक्वल टू 6x/2। ठीक है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, यानी कि x की वैल्यू जब हम यहाँ से लेंगे तो वो हो गया 2.5 डिवाइड बाई 3। ओके, ये दिस वन वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ ए लाइन इज साउथ ईस्ट 30-15। ओके, इफ द डेक्लिनेशन इज 630 वेस्ट, कैलकुलेट द ट्रू बियरिंग। ओके, अगर हम ऐसे बना लें और इसको यहाँ पर रख लें ऑब्जेक्ट को, अब बता दें हमें। ओके, ठीक है, यहाँ पर अगर आप सीधे फॉर्मूला लगा लेंगे, ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, तो वो क्या ठीक लगेगी आपको। तभी मैंने जब पहले भी कराया था सर्वे का क्वेश्चन, मैंने कहा था आपसे कि इस फॉर्मूला का आप यूज़ नहीं करना, कॉन्सेप्ट से इसके क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपको ये जब क्वाड्रेंटल में क्वेश्चन पूछेगा तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। अब आप देख लें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, ये यहाँ पर ये आंसर मुझे दिखा रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन इसको देख लेना आप, अगर प्रॉब्लम आएगी तब हम करेंगे कमेंट्स में इसको डिस्कस। नेक्स्ट इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट। बेस्ट मेथड जो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट को निकालते हैं, तो वो कौन सा होता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू, एब्रेशन, इम्पैक्ट या 10% फाइन वैल्यू। तो ये है एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। नेक्स्ट इज रिवर्स करो इज अ टाइप ऑफ, रिवर्स करो कौन सी करो होती है, कौन सी करो होती है रिवर्स, ये तो आसान सा है, हॉरिजॉन्टल करो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कंटेंट ऑफ कार्बन इन पिग आयरन। पिग आयरन की बात हो रही है तो इसमें हमें बता दीजिए कि कार्बन का कंटेंट कितना होता है, कितना होता है इसमें, तो मैक्सिमम हो जाता है, यहाँ तक ले जाता है। नेक्स्ट इज फिगर शोज द स्टेट ऑफ सिट्रस एट ए सर्टेन पॉइंट। फिगर हमें दिखा रही है, ये यहाँ पर देखिए, ये मैं अगर इसको बना लूँ ना, ये है आपको देखिए ऐसे है फिगर, उसको क्यों से बताएं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है यार ऐसा क्वेश्चन। ये हो गया सिग्मा एक्स और ये हो गया आपका सिग्मा वाई। हमें बता दीजिए मैग्नीट्यूड्स ऑफ नॉर्मल सिट्रस इन एक्स एंड वाई आर गिवन। ठीक है, एक्स में दिया हुआ है 100 मेगापास्कल और वाई में दिया हुआ है आपका 20 मेगापास्कल। अब हमें बता दीजिए रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो रेडियस ऑफ मोहर सर्कल क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सिग्मा 1 है आपके पास 100 माइनस 20/2, ये हो गया 80/2 इज 40। नेक्स्ट, फॉर सैंडी सॉइल्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज, ये मुझे नहीं लग रहा है कि मैक्सिमम बच्चे इसको कर पाएंगे, इसमें भी लेस देन 50% ही कर पाएंगे ये वाला क्वेश्चन, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो क्या आता है इसमें, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन। ठीक है, याद रख लेना, सॉइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन हम करते हैं सैंडी सॉइल के लिए। क्ले सॉइल की बात करता तो क्या करते हैं, वहां पर होता सॉइल लाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। A cantilever beam of a rectangular cross section is subject to a concentrated load W at free end। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है हमारे पास, यहाँ पर आपने W लगा लिया। इफ द विड्थ ऑफ बीम इज डबल्ड, अब जो है इसकी विड्थ को आपने डबल कर लिया, द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड एज कंपेयर टू द अर्लियर केस। ठीक है, दो केसेस को आप क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए। तो सबसे पहले तो आपकी इसकी फॉर्मूला याद आनी चाहिए। ठीक है, ये होता है जब इसको क्वेश्चन टफ बनाना होगा। ठीक है, अगर सिंपल क्वेश्चन रखना होगा या पेपर की लेवल इजी रखनी होगी, तब वो सीधे पूछता है कि डिफ्लेक्शन की वैल्यू हमें बता दीजिए, तो आप बता देते वो, तो वो बन जाता इजी वाला लेवल। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, इसने किया थोड़ा बहुत इसको टफ बनाने की कोशिश की, तो इससे पूछा कि दो केसेस को कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो क्या होता है, W लग रहा है WL³ डिवाइड बाई 3EI। ठीक है, ये है। ठीक है, अब क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन का केस पूछा है, तो डिफ्लेक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू EI। क्या कर रहा है, ये विड्थ को कर रहा है ना कंट्रोल, विड्थ ऑफ बीम इज डबल्ड, तो यहां पर विड्थ हमें दिख रही है कहीं नहीं,
जब विड्थ ही नहीं दिख रही है तो क्या क्वेश्चन होगा, सेम रहेगा? सेम तो ऑप्शन भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली आई पे, ठीक है। आई क्या होता है, ये होता है बी डी क्यूब अपॉन 12, ठीक है। तो आप डिफ्लेक्शन जो है पहले केस में आप लिख लेंगे बी डी, यार पूरा लिख लेते हैं, ये रहेगा पहले केस में डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 आई। आई की जगह क्या आप लिख लेंगे हम, ये है क्यूब, ठीक है। आई की जगह हम लिख लेंगे बी डी क्यूब अपॉन 12। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं यहां से। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे डिफ्लेक्शन एट टू केस, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3 आई की जगह आप क्या लिखेंगे फिर से बी डी क्यूब बाई 12, लेकिन बी क्या हो रहा है इस टाइम, विड्थ जो हो रही है डबल हो रही है, तो 2b इंटू डी का क्यूब अपॉन में 12, ठीक है। अब इस रेशो और इस रेशो को आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पर क्या होगा 3 4, ठीक है, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो ये ऑलमोस्ट आएगा आपका 4 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन ई बी डी क्यूब, ठीक है, यही आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये कितना आ रहा है 2/6, ठीक है, ये 6 ऊपर चला गया तो 3 2, तो ये आएगा हमारे पास 2 WL क्यूब अपॉन 3 तो चला गया EBD क्यूब, ठीक है। अब इन दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डबल आ रहा है इसका और ये इसका जो है हाफ ही बनेगा, ठीक है, तो 0.5 टाइम्स। नेक्स्ट इज The test procedure for a sieve analysis has been standardized by ISI as given in, ठीक है। तो sieve analysis के लिए कोड कौन सा यूज किया जाता है, 2720। नेक्स्ट इज acetyl bar of 40/40 क्रॉस सेक्शन is subjected to an axial compressive load of 200 kN if the length of bar is 2 meters and E is this the magnitude of deformation। ओके, magnitude of deformation पूछा गया है, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन AE लगा लेंगे आप तो निकल जाएगा, ठीक है। P कितना है हमारे पास 200 किलो न्यूटन, किलो न्यूटन को हम न्यूटन में बनाने के लिए 10⁻3, उसके बाद L है हमारे पास, L कितना दिया गया है 2 मीटर, ठीक है, 2 को मीटर को कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद एरिया, एरिया कितना है हमारे पास, ओके 40 × 40। जब भी ऐसा रैशो वाला क्वेश्चन हो ना तो इनको आपस में इंटू नहीं करना, ऐसे ही रखना है जैसे थे, ठीक है। और उसके बाद ई कितना है 200 गीगा पास्कल, तो गीगा पास्कल को भी मेगा पास्कल में लाएंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन कीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा, यार क्या आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग दिस वाला। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड द मेथड ऑफ ओरिएंटेशन। हमें बता दीजिए इनमें से मेथड ऑफ ओरिएंटेशन कौन सा होता है, कौन सा होता है। रिसेक्शन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन और फिर से आने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पर इसका हमें बता दीजिए इंटरसेक्शन कौन सा होता है, जो इंटरविजिबल नहीं होते हैं आपस में, ये स्टेशन उनके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द फिनोमिना व्हेन द सैंड लूज इट शेयर स्ट्रेंथ। उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, जब सैंड क्या हो गया अपनी जो है शेयर स्ट्रेंथ लूज कर जाती है ड्यू टू ऑसिलेटरी मोशन, तो इसको हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ सर्वेइंग इज मोर एक्यूरेट। हमें बता दीजिए कि इनमें से सबसे एक्यूरेट सर्वेइंग कौन सी होती है, तो ये तो हो गया फ्री क्वेश्चन। ओके, दिस वन इज गुड। इफ 900 kg लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 cubic meter देन 0.9 रिप्रेजेंट्स इट्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम दिया गया है 900 kg का, सॉरी वॉल्यूम दिया गया है 1 cubic meter का, हमें बता दीजिए, लेकिन साथ ही साथ क्या है 900 kg दिया गया है लिक्विड का, ठीक है 900 kg। तो अब इसमें 0.9 क्या आएगा, क्या आएगा इसका, स्पेसिफिक ग्रेविटी आएगी, कर लेना, ठीक है। वॉल्यूम की फॉर्मूला लगा लेना, उसके बाद इसको 900 यहाँ पर पुट कर लेना, देख लेना एक टर्म आपकी बचेगी तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट इज ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल। एक सैचुरेटेड सॉइल सैंपल की बात की गई है, उसमें वाटर कंटेंट है जो है 40%, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज 2.65, ठीक है। जब सैचुरेटेड की बात होगी तो S हो गया 1, जब S1 हो गया तो हमारे पास क्या आता है, E होता है हमारे पास उस टाइम WG, ठीक है। जब ये दो आपस में हो गए तो
ई ही निकालना था ना, हाँ ई ही निकालना था, तो डब्ल्यू कितना हो गया 0.40 इंटू जी कितना है हमारे पास 2.65। इसको ऑलमोस्ट हाफ कर दीजिए, उससे भी थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। 2.65 का 1.3 और ये हो गया, कितना आंसर आएगा इसका, निकाल लें यार। ये हो गया 2.65 इंटू यार सीधे तो है ये, इंटू हाफ होगा ना ऑलमोस्ट, ये 0.5 आप मान ले, तो ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा, और कोई तो वैल्यू है नहीं वैल्यू पास में। नेक्स्ट इज साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड इन द क्रशिंग टेस्ट टू डिटरमाइन अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट स्पेसिमेन की बात की गई है। क्या होता है यार इसमें, तो मुझे खुद कंफ्यूजन है। अब ये आएगा या ये आएगा, पता नहीं, आप ही देख लेना। ठीक है, इसका मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूँ 40 है कि 50 है। नेक्स्ट इज देयर इज नो बैंडिंग स्ट्रेस इन ट्रस। ठीक है, ये ट्रस से क्वेश्चन है। बैंडिंग स्ट्रेस होते ही नहीं है ट्रस में। अभी कहाँ से आप लेते हैं, डिजाइन से पकड़ते हैं, मटेरियल से, अजम्पशन से, या नन ऑफ दिस। तो ये होता है अजम्पशन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रस से आपने कम ही, मैंने बोला था पढ़ना, क्योंकि जिसने पढ़ा होगा तो ठीक, जिसने ना पढ़ा तो ये 2-3 क्वेश्चन आप याद करके ही जाना। नेक्स्ट इज द टाइम फॉर ए क्ले लेयर टू achieve 90% consolidation. Sorry, 85% consolidation is 10 years. If the layer was half as thick, ठीक है, 10 times more permeable, 4 times more compressible। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वेज। 2 केसेस बोल रहा है बनाने को, क्या लिखेंगे हम इसमें, गया गुम गया ये। ठीक है, 2 केस बना लीजिए आप। तो टीवी की फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास, CVT/d²। ठीक है, पिछले क्वेश्चन लास्ट वाला जो किया था मैंने, उसमें मैंने यहाँ पर h लिखा था, तो h स्क्वायर की जगह h लिखा। कभी कभी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ h से, कभी d से, तो ये कर ले आप। सेकंड केस में आप इसको बढ़ा लें। ठीक है, परमेबिलिटी का अपना लिख लें, कंप्रेसिबिलिटी कितनी चेंज हो रही है, वो टाइम भी दे रहा है। ठीक है, दोनों केस को कंपेयर कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है, शायद 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 ना, मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप बता देना कमेंट्स में, ताकि दूसरों को भी पता चले। 2 केसेस को कंपेयर करना है। नेक्स्ट इज इन रेलवेज के कुछ क्वेश्चन रखे हैं मैंने। इन रेलवेज द डिस्क सिग्नल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ, डिस्क सिग्नल्स किस पर्पज के लिए किया जाता है यूज रेलवेज में, शंटिंग ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सैचुरेटेड सॉइल विद वॉइड रेशो 0.9 एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 2.65। ठीक है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात की गई है, G-1/1 + E। ये फॉर्मूला लगा लें, निकल जाएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, इसका है 0. शायद ये वाला है, देख लेना कैलकुलेशन करके। ठीक है, नेक्स्ट इज द अर्थ प्रेशर बिहाइंड ब्रिज अबैटमेंट। ब्रिज अबैटमेंट की बात हो रही है। देखिए, ब्रिज से क्वेश्चन है, लिमिटेड ही क्वेश्चन बन रहे हैं, मैंने ढूंढे थे बड़े सारे। एक तो ये प्रॉब्लम है कि मैंने खुद जो है ब्रिज कभी पढ़ा नहीं है, ना मैंने अपने बीटेक में कभी पढ़ा ब्रिज को, ना हमने मास्टर्स में पढ़ा है बीटेक को, और ना कभी कहीं कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला ब्रिज का। ठीक है, तो इसलिए ब्रिज वाला पोर्शन जो है मेरा भी वीक है, इसलिए इस पर मैं MCQ खुद बनाने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन नहीं बन पाए मेरे से। तो इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, अभी तक आज तक मैंने पढ़े नहीं है। कुछ लोगों ने कहा था कि ब्रिज पे थोड़े से सेशंस रखिए, लेकिन इस पर मेरा होल्ड है नहीं, तो इसलिए इस पर मैं सेशन रख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो होता है याद रखिएगा, अर्थ प्रेशर जो होता है ब्रिज अबैटमेंट के पास, तो वो क्या होता है, उसको हम मानते हैं कि रेस्ट पे। अगर रिटेनिंग वाल की बात करता, ठीक है, रिटेनिंग वाल की बात करता, तो वो क्या आता, एक्टिव केस आता है वो। ठीक है, रिटेनिंग वाल में। नेक्स्ट इज वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट कंसिडरेशन फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है, वाटर सीमेंट रेशियो हमें बता दी। ये तो टेबल वाली IS कोड से है, याद करना पड़ेगा आपको, ये M20, 30, 25 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने जानबूझ के रखा है,
क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना चाहता था। मैक्सिमम स्ट्रेन हमें बता दीजिए कि टेंशन रीइंफोर्समेंट जो है सेक्शन है एट फेलियर क्या होगा। डिज़ाइन किया गया है फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक है, तो इस में आप बता दें, ये शोप ऑप्शन क्लियर हो आपको। एफ वाई अपान 1.15 ई एस प्लस 0.002, ये ग्रेटर दैन ये लेस दैन। ठीक है, यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल टू, बाकी तो सेम है। ठीक है, अब देख लेना क्या होगा। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर ये आएगा। कमेंट्स में बता देना मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है यही आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये था हमारा आज का सेशन 35 क्वेश्चन के बेस पे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस का जो क्वालिटी होगी वो अच्छी लगी होगी। और याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, नीचे जो है स्कोर बता देना आप, ताकि मुझे आइडिया मिलता रहे। ठीक है, आज जो है डेट हमारी, मैं आपको डेट बता दूं पहले क्या है, 24, ओके, 24, 25, 26 और 27। ठीक है, 27 से तो एग्ज़ाम शुरू है, तो इस दिन हमारा कोई मॉक टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एक दिन आप आराम से बैठ लें, पैनिक नहीं होना है। तो 2 दिन अभी हमारे मॉक टेस्ट चलेंगे, 24, 25। तो कल का जो मॉक टेस्ट रहेगा ना, उसकी लेवल थोड़ी बहुत अप रहेगी, आप देख लेना वो कैसा आप कर पाएंगे उसको। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, सॉरी चैनल, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मोटिवेशन मिलती रहे हमें और हम आपके लिए जो है बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो है एग्ज़ाम के बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन पे। ठीक है, क्योंकि आप जो हैं JNK के वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा सेंटर वाले एग्ज़ाम्स तो देते हैं नहीं, इसलिए इनको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। ठीक है, ये है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।